सौतेली बेटी का किसान, सगी बेटी का बिजनेसमैन ससुराल। माँ, ये हार आप सिर्फ मेरे लिए लेकर आई हैं। दीदी का हार कहाँ है? नहीं, मैं ये डायमंड का हार सिर्फ अपनी सगी बेटी के लिए लेकर आई हूँ, सौतेली बेटी के लिए नहीं। कमरे के बाहर खड़ी वैष्णवी ये सब कुछ सुनकर, अगर आज मेरी माँ जिंदा होती तो वो मेरे लिए भी कोई ना कोई हार जरूर लेकर आती। इसी तरह एक दिन वैष्णवी अपने कमरे में पढ़ रही होती है कि तभी शांति वहां जाकर उसके बालों को खींचती हुई, क्यों री, ये क्या कॉपी किताब लेकर बैठ गई? घर के काम नहीं करने तुझे? माँ माँ माँ, मेरे बाल छोड़िए, मैं अभी सारा काम कर देती हूँ। अब जहाँ शांति अपनी सौतेली बेटी पर अत्याचार कर रही थी, वहीं शांति की सगी बेटी अपने कमरे में बैठकर एसी की ठंडी ठंडी हवा खा रही थी। अब वैष्णवी पढ़ाई छोड़कर घर में झाड़ू पोंछा बर्तन खाना सब कुछ करने लगती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं और शांति अपनी दोनों ही जवान बेटी का रिश्ता कर देती है, जिसे देख त्रिवेदी कहता है, शांति, अगर तुम्हें अपनी दोनों बेटी की शादी ही करनी थी तो दोनों का ससुराल एक जैसा ढूंढना चाहिए था ना। आखिर क्यों तुम अपनी सगी बेटी की शादी एक बिजनेसमैन ससुराल और सौतेली बेटी के एक किसान परिवार में शादी कर रही हो? चुप करिए आप, ज्यादा बोलने की ना आपको जरूरत नहीं है। इतने पैसे नहीं है हमारे पास जिससे दोनों बेटी की अमीर घर में शादी हो, और मैं सौतेली बेटी की शादी ही करवा रही हूँ, वही बहुत बड़ी बात है। शादी की बातें सुनकर त्रिवेदी बेबस होकर चुप हो जाता है। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं और शांति अपनी सगी और सौतेली बेटी की शादी कर देती है। गृह प्रवेश के दौरान दृष्टि के पति का फोन बजता है। एक्सक्यूज मी। हेलो। हाँ जी। अच्छा। नहीं, अगर अर्जेंट है तो मैं अभी निकलता हूँ, डोंट वरी। माँ, अगर आपका गृह प्रवेश का रस्म हो गया हो तो मुझे फ्री कर दीजिए, मुझे बिजनेस मीटिंग के लिए निकलना है। विक्रम के वहां से निकलते ही कल्याणी आरती की थाली में इस पर रखते हुए, अच्छा बहुत सुन, हो गया तेरा गृह प्रवेश। अब एक काम कर, तू घर में जा, मुझे बिजनेस से रिलेटेड फाइल तैयार करनी है। बेचारी दृष्टि दरवाजे पर खड़ी ही रह जाती है कि एक तरफ पति और दूसरी तरफ सास अपने बिजनेस के काम के लिए निकल जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ वैष्णवी के किसान परिवार अपनी बहू का गृह प्रवेश करवाते हैं, जहां चौखट को फूलों से सजाया हुआ होता है। आओ मेरी प्यारी बहू, अपनी लक्ष्मी कदम से इस कलश को गिराकर घर के अंदर आओ। जी माँ जी। अगले दिन सुबह दृष्टि अपनी पहली रसोई के खाने में तरह तरह के पकवान बना रही होती है। माँ, ये भाभी ने अभी तक खाना नहीं बनाया क्या? मुझे गोल्ड ज्वेलरी के बिजनेस से रिलेटेड काम के लिए बाहर जाना है। अरे बेटी, जाना तो मुझे भी है, बिजनेस में आए नए वर्कर्स के काम को देखने के लिए। कल्याणी का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा होता है। तभी दृष्टि खाने की प्लेट लेकर अपनी सास के पास पहुंचती है। दृष्टि जैसे ही खाने की थाली अपनी सास के हाथ में देती है, कल्याणी गरम गरम खाना अपनी बहू के मुंह पर फेंक देती है। माँ जी, ये क्या किया आपने? गरम गरम खाना मेरे भी ऊपर क्यों फेंक दिया? तो और क्या करूं, तेरी आरती उतारूं? तुझे पता नहीं कि तेरे ससुराल वाले बिजनेसमैन हैं? हमारे लिए एक एक सेकंड में बहुत कीमती है। आज के बाद अगर खाने में इतना देर हुआ तो इससे भी बुरी हालत करूंगी तेरी। चलिए माँ, आज के लिए इतना काफी है, बिजनेस मीटिंग के लिए लेट हो रहा है। अब जहाँ दृष्टि के ससुराल वाले उस पर अत्याचार कर रहे थे, वहीं उसकी सौतेली बहन अपने किसान ससुराल में, वैष्णवी जी, आज आप रहने दीजिए, आज खाना मैं बना देता हूँ। लाइट भी नहीं है और गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है। हाँ बहू, तू यहाँ मेरे पास बैठ, मैं हाथ पंखे से तुझे हवा कर देती हूँ। अरे आप लोग तो मुझे यहाँ कुछ करने ही नहीं देते। अरे मैं बहू हूँ इस घर की, कोई मालकिन थोड़ी। बहू नहीं बेटी, तुम हमारे घर की लक्ष्मी हो, लक्ष्मी। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं। अब दृष्टि अकेले पूरे घर का काम संभालते संभालते परेशान हो जाती थी। तभी वो एक दिन अपनी सास से, माँ जी, मैं अकेले घर का काम नहीं कर पाती हूँ, क्या हम घर में नौकर नहीं रख सकते? दृष्टि की बातें सुनकर कल्याणी सोफे से उठकर उसके बालों को खींचती हुई, अपने बेटे की शादी तुझसे करवाने में हमारे बिजनेस का बजट वैसे ही पूरी तरीके से बिगड़ गया है, और तुझे घर में नौकर चाहिए? पहले तुझसे काम करवाकर वो सारे पैसे तो वसूल लूं। कुछ देर बाद विक्रम अपने साथ बिजनेस के कुछ वर्कर्स को लेकर घर पहुंचता है। दृष्टि, घर में जितने भी वर्कर्स आए हैं उनके लिए खाना बनाकर तैयार कर दो, आज वो डिनर करके जाएंगे। दृष्टि आंखों में आंसू लिए रसोई में खाना बनाती हुई,
अपने पीहर में एक गिलास पानी भी लेकर नहीं पीती थी, और आज अपने बिजनेसमैन ससुराल वालों के लिए इतना करने के बाद भी मेरी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है यहाँ पर। अब कुछ देर बाद दृष्टि सभी वर्कर्स का खाना परोसती है और एक साथ इतना सारा खाना बनाने के कारण खाने में नमक मिर्ची बहुत ज्यादा हो जाता है। राम राम राम, कैसा खाना बनाया है। अथू, हमसे नहीं खाया जाएगा विक्रम सर ये खाना, हम जा रहे हैं। चलो रमेश। हाँ पुनीत चलो, ऐसा खाना खिलाने से तो अच्छा था कि आप हमें यहाँ बुलाते ही नहीं। वर्कर्स के वहां से जाने के बाद विक्रम गुस्से से तिल मिलाते हुए खींच के जोरदार चाटा दृष्टि के गालों पर मारता है। अगर खाना बनाना नहीं आता था तो पहले बोल देती, वर्कर्स के आगे मेरी इंसल्ट कराने की क्या जरूरत थी। दृष्टि के ऊपर अत्याचार बढ़ता ही जा रहा था। वहीं उसकी सौतेली बहन के साथ उसकी सास और पति उससे प्यार करते हुए। वैष्णवी जी, आप यहाँ खेत में? अरे बहू, इतनी कड़ी धूप में तू खाना लेकर खेत में क्यों आई? हम खुद आ जाते घर खाना खाने। अरे माँ जी, आप मुझे कुछ तो करने का हक दीजिए, वैसे भी आप लोग मुझे यहाँ कुछ करने ही नहीं देते हैं। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं और एक दिन दृष्टि अपनी बहन से मिलने उसकी ससुराल आती है, जहाँ उसकी सास उसके बालों में तेल लगा रही होती है। मेरी सौतेली बहन की सास कितनी प्यारी है, मेरी बहन से कितना प्यार करती है। अरे दृष्टि, तुम यहाँ अंदर आओ ना। अब वैष्णवी अपनी बहन को कूलर के पास बिठाती है, फिर जानकी ठंडे फल काट कर दृष्टि को देती है। ये ले बेटी, फल खा लो, धूप से आई हो, इसे खाकर थोड़ी राहत मिलेगी। हम इंसान पैसे के पीछे ही कितना भागते रहते हैं, पर जरूरी नहीं है कि सारी खुशी हमें पैसा ही दे। वैष्णवी, तुम्हारे ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं। हाँ दृष्टि, वो तो है। कुछ देर बाद दृष्टि अपनी बहन से मिलकर अपनी ससुराल आती है। घर में सारा काम फैला हुआ है और तुम बाहर कहाँ से आ रही हो? तुमसे मतलब, अपने बिजनेस में ध्यान दो। दृष्टि के इस जवाब से कल्याणी अपनी बहू पर हाथ उठाने लगती है कि तभी दृष्टि अपनी सास का हाथ पकड़कर मोड़ देती है और दोनों के ही बीच में घमासान लड़ाई होने लगती है, जिसके दौरान दृष्टि का सर टेबल पर लगकर फट जाता है और खून निकलने लगता है। वाह, क्या चोट आई है। आइंदा अपने बिजनेसमैन ससुराल वालों से पंगा लेने से पहले 100 बार सोच लेना। वहीं दूसरी तरफ त्रिवेदी शांति अपनी दोनों बेटी को याद करते हुए। बहुत दिन हो गए अपनी बच्चियों से नहीं मिले। हाँ, मुझे भी मेरी सगी बेटी की बहुत याद आ रही है। हाँ ठीक है, वैसे तुम कहो तो कल ही चले बच्चों से मिलने। हाँ ठीक है। अगले दिन सुबह शांति और त्रिवेदी दृष्टि के ससुराल आते हैं, जहाँ दृष्टि अकेले घर में झाड़ू लगा रही होती है और उसके सर पर पट्टी बंधी होती है। दृष्टि, मेरी बच्ची, तेरे सर पर यह चोट कैसे है? और तेरे ससुराल वाले कहाँ हैं? ये क्या हालत बना रखी है बेटी तूने अपनी? बेटी, तेरी आंखों में आंसू, क्या हुआ बेटी, कुछ तो बोल। अपने माँ पिताजी को देखकर दृष्टि का सब्र का बांध टूटता है और वो आंखों में आंसू लिए हुए कहती है। माँ, मेरी जिंदगी नर्क हो गई है माँ। इस बिजनेसमैन ससुराल की बहू बनके ये लोग मुझ पर बहुत ज्यादा अत्याचार करते हैं माँ। मुझे मारते हैं, पीटते हैं, दिन रात घर का काम करवाते हैं। बस बेटी, बहुत हो गया, अब तो इस घर में एक सेकंड नहीं रहेगी, चल मेरे साथ। त्रिवेदी अपनी बेटी का हाथ पकड़ के उसको घर से बाहर लाता है, जहाँ घर के बाहर उसका पूरा बिजनेसमैन ससुराल खड़ा होता है। मेरी पत्नी को लेकर कहाँ जा रहे हैं आप लोग? ये क्या तरीका है शांति जी मेरी बहू को ले जाने का? कैसी पत्नी और कैसी बहू? अरे अगर तुमको इसको अपनी पत्नी और अपने घर की बहू माना होता तो ऐसी दरिंदगी वाली हरकतें मेरी बेटी के साथ न करते आप लोग। पर याद रखिए, कल को आपकी भी बेटी किसी के घर की बहू बनेगी। गलती हो गई शांति जी, माफ कर दीजिए। पैसों की पट्टी बंध गई थी आंखों में, जो आज आपने खोल दी है। अब कल्याणी दृष्टि को खुशी खुशी अपना लेती है, जिसके बाद शांति त्रिवेदी के साथ अपनी सौतेली बेटी के घर जाती है, जहाँ वैष्णवी आराम से कूलर में लेटी हुई होती है और उसकी सास चूल्हे पर खाना बना रही होती है। माँ, पिताजी, आप आइए ना। आइए समधन जी, बैठिए, सही वक्त पर आए हैं। देखिए, मैंने पकवान भी बना रखे हैं। अब जानकी अपने हाथ से बने हुए पकवान त्रिवेदी और शांति को खिलाती है। अपनी बेटी को ससुराल में खुश देखकर जानकी जी मुझे बहुत खुशी मिली। कैसी बात कर रहे हैं त्रिवेदी जी, आपकी बेटी हमारी भी बेटी है। हाँ पिताजी, सासू माँ मुझे बहुत प्यार करती है। ये सब देख और सुन के शांति के दिल पर बहुत चोट पहुंचती है
इसके बाद त्रिवेदी शांति को लेकर घर आता है। देखा शांति, वैष्णवी अपने ससुराल में कितनी खुश थी। वैसे किसी ने सही कहा, अगर आप किसी के बच्चे को सताओगे तो आपके बच्चे को भी कोई सताएगा। तुम हमेशा अपनी सौतेली बेटी के ऊपर अत्याचार करती आई, जिसकी सजा तुम्हारी खुद की सगी बेटी को भुगतनी पड़ी। वो तो भगवान का शुक्र है कि दृष्टि के किसी अच्छे कर्मों की वजह से उसके ससुराल वालों ने उसे खुशी खुशी अपना लिया। हाँ, आप सही कह रहे हो, मुझे इस तरह किसी के बच्चे को नहीं सताना चाहिए था। हे भगवान, मुझे माफ करना, मुझसे गलती हो गई। पर भगवान, अब अपना आशीर्वाद मेरी दोनों ही बेटी पर बना कर रखना, ताकि वो अपने ससुराल में खुश रहें। चलो पूजा भी हो गई, अच्छा हुआ मैं समय से उठ गई। अभी तो सब उठे ही होंगे। एक काम करती हूँ, जाकर गाजर का हलवा बना लेती हूँ। अपनी पहली रसोई की रस्म में सबको अपने हाथों का बना हुआ स्वादिष्ट हलवा खिलाऊंगी। सेजल के ससुराल में उसकी आज पहली रसोई की रस्म थी। सेजल भगवान की पूजा पाठ करके रसोई में जाती है और जैसे ही गाजर निकालने के लिए फ्रिज खोलती है। ये क्या, आधे फ्रिज में तरबूज और आधे में आम। तरबूज, आम के अलावा तो पूरे फ्रिज में कुछ है ही नहीं। सेजल किचन के स्लैब पर और कबर्ड खोलकर देखती है तो वहां भी उसे सिर्फ आम और तरबूज ही मिलते हैं। ये सब क्या है, पूरे किचन में सिर्फ तरबूज और आम है। सोचा था गाजर नहीं तो सूजी का ये हलवा बना लूंगी, लेकिन सूजी भी कहीं नहीं मिल रही। एक काम करती हूँ, माँ जी से ही जाकर पूछ लेती हूँ कि खाना बनाने का सारा सामान कहाँ है। सेजल अपनी सास शोभा के कमरे में जाती है। अरे सेजल बहू तो उठ गई? जी माँ जी, मैंने तो पूजा भी कर ली। सोचा था कि आज पहली रसोई में सबके लिए गाजर का हलवा बनाऊंगी, लेकिन जैसे ही फ्रिज खोला तो उसमें सिर्फ तरबूज और आम रखे हुए थे। किचन में सिर्फ तरबूज और आम ही है। इतने सारे आम तरबूज घर में क्या कर रहे हैं? मैं तो इन्हें महीने भर में भी नहीं खा सकती। भाभी, आप महीने भर की बात करियो, ये 3 दिन चल जाए वही बड़ी बात है। 3 दिन में कोई इतने सारे तरबूज आम कैसे खा सकता है? कहीं मेरी नंद अभी भी नींद में तो नहीं है? वो हम सुबह सुबह हर रोज तरबूज खाते हैं ना, इसलिए तरबूज रखे हुए। एक काम कर, तू जाकर सबके लिए तरबूज काट कर ले आ। मैं तब तक राशन का सामान मंगवा लेती हूँ। तुझे जो जो चाहिए मुझे बता दे। अपनी सास को सामान बताकर सेजल रसोई में जाकर अब सबके लिए सुबह नाश्ते में ठंडा ठंडा तरबूज काट कर लाती है। आज का तरबूज तो कुछ ज्यादा ही मीठा है। अरे सेजल बहू, तुम तरबूज क्यों नहीं खा रही हो? ये लो खाओ, आज का तरबूज सच में ही काफी ज्यादा लाल और मीठा है। बहुत अच्छा लग रहा है, खाकर देखो। पूरा डाइनिंग टेबल तरबूज से भरा हुआ। इतना सारा तरबूज तो मेरे मायके में साल भर में भी नहीं आता होगा। अरे ममता, ये लो तरबूज, इसे पानी के मटके में डालकर छोड़ देना, रात को खाने के बाद सब खाएंगे। अरे बाबा, आज आप तरबूज लेकर आए हैं, आज तो मजा आएगा खाकर। पता है, गर्मी में बड़ा मन कर रहा था तरबूज खाने का। सबके खाना खाने के बाद अब ममता उस एक तरबूज में से आधा तरबूज काट कर सभी को खाने के लिए देती है। ये क्या माँ, एक तो बाबा इतना छोटा और एक तरबूज लेकर आए हैं, उसमें से भी तुमने आधा ही तरबूज काटा है। आज ही पूरा का पूरा तरबूज खा लोगे तो कल क्या खाओगे? शुक्र बनाओ तरबूज छोटा था इसलिए मैंने आधा काटा। अगर बड़ा होता तो मैं आधे में से भी आधा काटती। पता है ना बेटा कि तरबूज का दाम कितना चल रहा है। अपने मायके में तो मैं 1 से 2 तरबूज का ही पीस खा पाती थी, लेकिन यहाँ देखो प्लेट भर भर कर तरबूज है। सेजल ने काफी समय के बाद इतना मीठा और ताजा तरबूज खाया था, जिसे खाकर काफी खुश होती है। अब सबके तरबूज खाने के बाद सेजल सबके लिए नाश्ता बनाती है। ऐसे ही सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम हो जाती है। शाम को खाना बनाने के बाद सेजल अपने कमरे में जा ही रही होती है कि तभी बहू कहाँ जा रही है? माँ जी, मैंने सारा काम खत्म कर दिया तो इसलिए सोने जा रही थी। जिस तरह हम लोग सुबह तरबूज खाते हैं, ठीक उसी तरह रात में आम खाते हैं। इतने सारे आम हमने दिखाने के लिए थोड़ी ना रखे हैं। जा, सबके लिए आम काट कर लिया। ढेर सारा तरबूज काटने के बाद अब शोभा रात में सबके लिए आम काट कर लाती है। ये क्या बहू, तू क्या थोड़ा थोड़ा करके खा रही है? ये ले, पूरी प्लेट तेरी है। माँ जी, तो बहुत सारा आम है, इसे खाकर तो जो मेरा थोड़ा खाली पेट है वो भी भर जाएगा। तो बहू भर कर खा, किसने रोका है? अगर गर्मी में ये सब नहीं खाएंगे तो क्या सर्दियों में खाएंगे? अपनी सास की बात को सुनकर सेजल एक बार फिर अपने बीते हुए कल में पहुंच जाती है। ये क्या माँ, एक तो बाबा गिन चुन कर आम लेकर आए, कम से कम एक पूरा आम तो दो खाने के लिए। ये क्या आम के 2 टुकड़े ही दे रही हो? बेटा, हम गरीब लोग हैं, इस गर्मी के मौसम में आम तरबूज खा रहे हैं ना, वही शुक्र मनाओ। एक काम कर, तू मेरे हिस्से की गुठली खा ले। ये 4 आम हमें एक बार में नहीं, कम से कम हफ्ते भर में खत्म करने हैं। मायके में तो माँ मुझे आम के 2 टुकड़े भी मुश्किल से देती थी, लेकिन यहाँ देखो मेरी सास मुझे प्लेट भर भर के आम दे रही है।
जहां सेजल अपने मायके में तरबूज और आम के लिए तरसती थी, तो वहीं अब सेजल अपने ससुराल में सुबह जी भर के तरबूज और रात में जी भर के आम खा पाती थी। और ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। आज तो कुछ ज्यादा ही तरबूज खा लिया मैंने, लेकिन मजा भी आ गया खाकर। भाभी आज नाश्ते में मेरा आलू टोस्ट खाने का मन कर रहा है, आज आप वही बना देना। बहू मेरा तो दाल की कचौरी खाने का मन कर रहा है। और मेरे लिए तो तुम आलू के पराठे बना देना। लेकिन अभी तो आप लोगों ने नाश्ते में इतना सारा तरबूज खाया है। अरे बहू, तो तरबूज से पेट थोड़ी ना भरता, जा जाकर सबके लिए नाश्ता बना। सेजल किचन में जाती है और सबके कहे अनुसार नाश्ता बनाने लगती है। नाश्ते के बाद भी सेजल को दोपहर में सबके लिए काफी सारा खाना बनाना पड़ता है। इतना सारा तरबूज खाने के बाद किसी का कैसे खाने का मन कर सकता है। सुबह का तरबूज खाया हुआ मेरा पेट तो अभी भी भरा हुआ है। एक काम करती हूँ, रात में कुछ हल्का फुल्का ही बना लूंगी। सेजल रात के खाने में सबके लिए सादा पुलाव बनाने लगती है। अरे बहू, तू इतना हल्का खाना क्यों बना रही है? आज सबका मटर पनीर खाने का मन कर रहा है। एक काम कर, इसके साथ साथ मटर पनीर भी बना ले। लेकिन माँ जी, सुबह दोपहर में भी इतना हैवी खाना बना था और रात में खाना खाने के बाद आप लोग आम भी तो खाते हो, इसलिए मैंने सोचा कि आज थोड़ा हल्का खाना बना लेती हूँ। बहू, आम तरबूज तो इसलिए खाते हैं क्योंकि गर्मी का मौसम है। चल जल्दी से मटर पनीर की तैयारी कर, मैं पनीर मंगवा देती हूँ। ढेर सारा खाना बनाने के बाद अब सेजल थके हारे शरीर के साथ सबके लिए आम काटती है। सेजल जैसे ही आम हॉल में लेकर आती है कि देखती है कि हॉल में तो कोई भी नहीं है। लगता है अब ये सब अपने अपने कमरे में चले। अब एक एक करके कमरे में जाकर उन्हें आम देकर आऊं। मेरा तो पूरा दिन काम में ही निकल जाता है। 2 मिनट बैठकर आराम नहीं कर पाती। सेजल सभी को उनके कमरे में आम देकर आती है। अरे सेजल, तुम आम नहीं खा रही हो? ये लो, खाओ। आप ही खाइए। इतना सारा खाना खाने के बाद कोई कैसे रात में ये खा सकता है? मेरा तो इसे देख कर ही जी भर गया। जिस सेजल को उसके ससुराल में रात में आम खाना काफी पसंद था, अब वही सेजल आम से ऊब चुकी थी। सुबह उठने के बाद फिर से सेजल को सबके लिए तरबूज काटना पड़ता है। सबके नाश्ते के बाद जब सेजल सभी के कमरों की सफाई करने के लिए आती है तो आम खाने के बाद इन लोगों ने गुठली और छिलके तो कमरे में ही छोड़ दिए। हद तो होती है, कैसे मक्खियां भिनभिना रही हैं। सेजल जिसके भी कमरे की सफाई के लिए जाती है तो देखती है कि किसी के कमरे में आम के छिलके पड़े हैं तो किसी में गुठलियां। घर के सारे कूड़ेदान भी आम और तरबूजों के छिलकों से भर चुके थे। रसोई और घर में तो सिर्फ आम और तरबूज की महक हो रही है। सबसे पहले तो ये सारा कूड़ा बाहर ले जाकर फेंकती हूँ। सेजल उन आम और तरबूज के छिलकों को घर से बाहर ले जाने लगती है कि तभी एक आम का छिलका फर्श पर ही गिर जाता है और सारा कूड़ा बाहर फेंक सेजल जैसे ही घर के अंदर आती है तो उस आम के छिलके पर पैर रखते ही फिसल जाती है। ओई माँ, मेरी कमर, लगता है एक आध हड्डी तो टूट ही गई होगी। हर रोज अपने ससुराल वालों के साथ आम और तरबूज खा खा कर सेजल की खुद हालत खराब होने लग गई थी। कभी सेजल के चेहरे पर दाने निकल आते तो कभी उसका पेट फूलने लगता। क्या बात है भाभी, आजकल आपका पेट थोड़ा मोटा लग रहा है। कोई खुशखबरी देने वाली हो क्या? क्यों नहीं, 9 महीने बाद एक साइड से आम और एक साइड से तरबूज निकलेगा। सेजल आम और तरबूज का जो भी कूड़ा बाहर फेंक कर आती तो बिल्ली उसे फैला देती, जिसके चलते अब पड़ोसी भी सेजल से शिकायत करने लगते हैं। ऐसे ही कुछ दिन और गुजर जाते हैं। सेजल की बुआ सास अपने पोते के साथ घर आई होती है। वैभव इधर उधर घूम घूम कर कभी घर तो कभी किचन को देख रहा होता है। सेजल सबके लिए किचन में ढेर सारे आम काट रही होती है तो वहीं किचन के एक तरफ कोने में ढेर सारे तरबूज के छिलके पड़े थे। सारे किचन की स्लैब चिपचिपा रही थी तो वहीं छिलकों पर मक्खी भी बैठ चुकी थी। ये सब देख वैभव बाहर जाता है और अपनी दादी को सब बताता है। थोड़ी देर में सेजल सबके लिए खाने के साथ साथ आम लेकर आती है, जिसे देख जी मुझे नहीं खाना ये आम और ये खाना बहुत अनहाइजीनिक हो। आपके किचन में से भी काफी गंदी बदबू आ रही है। मेरा पोता बिल्कुल ठीक कह रहा। मैंने भी आप लोगों का किचन देखा, कितनी सारी मक्खियां भिनभिना रही थी, ऊपर से कितनी बदबू भी आ रही। पूरे घर में आम और तरबूज की बदबू घूम रही है। मेरा तो यहाँ एक गिलास पानी पीने का भी मन नहीं कर रहा है। माधवी और उसका पोता पूरे परिवार को अनहाइजीनिक का ताना देकर वहाँ से चले जाते हैं। देख लिया आप लोगों ने रोज रोज आम और तरबूज खाने का नतीजा। वो छोटा बच्चा भी आप लोगों की कितनी बेइज्जती करके गया है। अरे बहू वो तो ठीक है, लेकिन कल से मेरे पेट में बड़ा दर्द हो रहा है। मेरे भी परसों से बड़ी गैस हो रही है पेट में। पता है, कल तो मैंने अपने ऑफिस कलीग के सामने ही गैस छोड़ दी थी। ये सब आपके आम और तरबूज खाने का नतीजा है। यकीन नहीं होता तो डॉक्टर से चेकअप करवा दीजिए। डॉक्टर से सारी बातें डिस्कस कर अपना चेकअप करवाने के बाद सेजल की बात काफी हद तक सही निकलती है।
तभी मैं सोचूं कि इस उम्र में मेरे चेहरे पर ये दाने क्यों निकल रहे हैं। तू सही कह रही है बहू, वो आम और तरबूज खा खा कर शरीर तो खराब हुआ ही है, ऊपर से वो 10 साल का बच्चा हमारी बेइज्जती करके और चला गया। और वो माधवी, वो तो पूरे रिश्तेदारों में ये बता भी देगी अब से आम और तरबूज खाने बंद करने पड़ेंगे। जो चीज मैं नहीं कर पाई वो 10 साल का बच्चा कर गया। कम से कम इन लोगों के दिमाग में बुद्धि तो आई। घर में तरबूज और आम तो आते हैं, लेकिन हर कोई अब 2 से 3 दिन ही आम और तरबूज खाता, जिससे सबकी सेहत ठीक तो रहती, साथ ही साथ सेजल को साफ सफाई और काम में ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती।